नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं। आखिर इस चित्र को हम कब तक देखते रहेंगे? क्या हर बार किसी न किसी घटना के बाद हम कुछ दिन आंसू रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन हमारे शत्रु दोबारा इस चित्र को निर्माण करने के लिए अपने कार्रवाई को जारी रखेंगे। हमने युद्ध में जितने लोग नहीं खोए, उससे ज्यादा लोग ऐसे हमलों में खोकर हमारे जवानों को कब तक हम भूलते रहेंगे? क्या कभी ना कभी इसका अंत है? ये स्टैंड हम नहीं ले सकते, और ये लेने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो हमें लगता है, हम बिंदास में हमेशा केवल समस्या नहीं बल्कि उपाय के साथ आते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि लाल आतंक का अगर खात्मा करना है तो इसको युद्ध मानो, इसको केवल नक्सली घटना मानने के बजाय ये देश के खिलाफ युद्ध मानो और इसके खिलाफ सेना को उतारो। सेना की क्षमता के साथ इसको नस्तानाबूद करो। क्या आपकी भी राय अगर है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए, अपनी बात को कहिए। फेसबुक पर इस शो को लाइव देख रहे दर्शक भी अपनी कमेंट करेंगे और स्क्रीन पर इसको देख पाएंगे। हम आपकी प्रतिक्रिया लें। इसके पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। नक्सली समस्या देश के 10 प्रदेशों में जारी है। करीब 106 जिले देश में नक्सल से प्रभावित हैं। इन प्रदेशों और जिलों में नक्सली अपनी सत्ता चाहते हैं। इनका मकसद भारत में अलग सरकार और अलग संविधान बनाने की है। भारत में रहकर ये नक्सली भारतीय संघ को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। सेना और पुलिस के जवानों की धोखे से हत्या करके शवों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। गरीब आदिवासियों को शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। आज दुनिया आधुनिक हो गई है, लेकिन नक्सलियों की वजह से कुछ जिले अभी भी भारत से कटे हुए हैं। अभी भी नक्सलियों ने इन क्षेत्रों में स्कूल कॉलेज नहीं खोलने दिए हैं। लेकिन सुकमा के ताजा नक्सली हमले ने देश को झकझोर के रख दिया है। पूरे देश में लोग गुस्से में हैं। लोगों का गुस्सा जवानों की हत्या पर जायज भी है। वहीं शहीदों के परिजन सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई करो। अब नक्सलियों को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि नक्सलियों ने हद पार कर दी है। हम मोदी सरकार से, चाहे वहाँ पे जो भी हैं प्रधानमंत्री जो भी होंगे, उनसे मैं अपील करूँगा कि इसका जवाब चाहिए हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। अब देश मांग रहा है कि सेना को नक्सलियों के खिलाफ उतार दो। नक्सल समस्या को युद्ध घोषित किया जाए। सरकार आगे आकर नक्सल समस्या को सेना के हवाले करे, क्योंकि नक्सली अब सीधे युद्ध में उतर आए हैं। ऐसे में नक्सलियों से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। नक्सलियों ने जवानों के साथ जो क्रूरता की है, उसका जवाब सख्ती से देना होगा। वहीं सरकार की ओर से अभी कोई सख्त कार्रवाई का संदेश नहीं आया है। सरकार को चाहिए कि वो सभी संबंधित राज्यों के साथ नक्सल समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए, क्योंकि राज्य खुफिया तंत्र का काम नक्सल से निपटने में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे साथ गेस्ट पैनल उनके पास चलते हमारे साथ जुड़े हैं इस विषय पर दो विशेष व्यक्ति है। आतंकवाद विरोधक पूरे टीम का जिन्होंने नेतृत्व किया, पंजाब में विशेष काम किया। हमारे साथ सी पॉल सिंह जी है, आईपीएस है, आपका स्वागत है। हमारे साथ बीडी मिश्रा जी है, ब्रिगेडियर है, और आप सुदर्शन पर इनको पहले भी देखते आए हैं। तमाम दर्शक अपने घरों से या जहां पर भी है सोशल मीडिया के द्वारा भी इस शो में जो जुड़े हैं, जो ऑडियो वीडियो और सोशल मीडिया से अपनी अभिव्यक्ति को इस शो के साथ जोड़ सकते, आप सबका स्वागत करते हुए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सी पॉल साहब जी है। पॉल साहब, आपके पास तो इतना बड़ा अनुभव है पंजाब आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का। हम आखिर पंजाब से तो मुक्ति पा गए, लेकिन नक्सल से क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसे है जी, ये नक्सल की मुक्ति पाने की जो बात आप करते हैं, ये जो मामला शुरू हुआ 70s में बहुत ज़्यादा था, जब नक्सलबाड़ी से लेट 60s में शुरू हुआ, और कभी ऊंचा कभी नीचे जाता रहा। कई स्टेट अफेक्ट हुई इससे। मैं खुद वेस्ट बंगाल में इनके साथ कुछ देर के लिए जूझा था,
उस वक्त इनके पास जो हथियार होते थे वो ऑर्डिनरी ग्रेनेड, बॉम्ब या छुरे या जो ऑर्डिनरी बनी हुई घर की राइफलें होती है, घर की गन्स होती थी। लेकिन इनमें इंडोक्ट्रिनेशन इतनी थी, इनको इतना इंडोक्ट्रिनेट किया हुआ था माउस को, ख़ास तौर पर लेफ्ट विंग वालों ने, CPI ML ने, कि ये मरने मराने के लिए तैयार रहते हैं। और इनके एक बहुत दिक्कत है इनको ख़त्म करना, कि इनका जो लीडर होता है वो लीडर को बचाने के लिए 4-6 आदमी साइड में रहते हैं और इनके सेल्स सेपरेट होते हैं। एक सेल को दूसरे सेल के साथ कोई फर्क नहीं होता। और इनमें इतना ज़्यादा नफरत बढ़ी हुई है अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी, अगेंस्ट द बार्जुआजी क्लास। ये कहते हैं कि एक दफ़ा एक टीचर को मारा गया, हम उसको टीचर को बंगाल में देखने गए तो उसके अंदर 21 टाइप उसको स्टैब किया हुआ था। हमने पूछा भाई ये क्या बात है, 1-2 स्टैब से मर जाता है। तो जब उसका एक आदमी पकड़ा गया, जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, इंटेरोगेशन की, तो उसने कहा इट शोज आवर हेट्रेड फॉर दिस क्लास। तो ये है कि एक तो ये इंडोक्ट्रिनेटेड बहुत है, और दूसरा ये है कि जब भी इनके साथ आप शुरू करते हैं मामला तेज़ी से, कुछ एक आदमी जब इनके मारे जाते हैं, ख़ास तौर पर लीडर, तो उस वक्त इनका वावेला ह्यूमन राइट्स वालों का शुरू हो जाता है। ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसे। ये देखिए, हमने कुछ देर पहले 2-3 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नक्सलवाद के खिलाफ हमने एक सेमिनार किया। उस सेमिनार में हमने अग्नीश साहब को बुलाया, जो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि आप लोग तो ये करते हैं, लीडरों को पकड़ के मार देते हैं, एनकाउंटर झूठे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है एक किस्म का आइडियोलॉजिकल वारफेयर भी है इसमें। बिल्कुल, वो कवर अप करते हैं, वो कवर करते हैं, इनको बचाव करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि इनके साथ मैं सेकंड पॉइंट देना चाहता हूं। सेकंड पॉइंट है ऑपरेशनल थ्रस्ट है ही नहीं। मैं बताता हूं क्यों। जब इसके खिलाफ लड़ाई शुरू हुई 2004 में, इन्होंने डिक्लेयर किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि इस कंट्री को सबसे ज्यादा डेंजर आज लेफ्ट विंग टेररिज्म से है। ये 2004 की बात है, 12 साल हो गए हैं। 12 साल में अभी तक हमारे पास कोई ये नहीं है कि हमने कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन क्या करनी है। मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा उस वक्त चिदम्बरम साहब ने कि मैं एक सेल, यहाँ पे एक नई सेल शुरू करें, नेशनल काउंटर टेररिस्ट सेंटर, NCTC हम यहाँ शुरू करते हैं, और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होगी वो टेररिस्ट की इन्वेस्टिगेशन करेगी, और नेशनल काउंटर टेररिस्ट सेंटर जो है ये सारा ऑपरेशन करेगा। जब ये चीज़ पार्लियामेंट में आई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो मान ली उन्होंने, क्योंकि CBI भी इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन का एक इनको विंग मिला हुआ है पुलिस एक्ट के अंदर, उसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं सेंटर में। बट इन्होंने स्टेट्स ने बहुत ज़बरदस्त इसके खिलाफ बोले कि हमको नेशनल काउंटर टेररिज्म बनने ही नहीं देना, ये तो सारा सेंटर के हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कई राज्यों में तो इनके आकाओं की सरकारें रही है। सर ये जो आप देखते हैं, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमार्केशन है स्टेट सेंटर, अब स्टेट वाले जो हैं वो तो प्रोवाइड करते हैं तोहमत इंटेलिजेंस से या कोऑर्डिनेशन के, और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को जब धकेला जाता है एट द साइड, वो ऑल ऑफ सडन जानते हैं, और वो अंडर सेंटर के नहीं है तो स्टेट के साथ जाना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक इस किस्म की एक तरीका नहीं अपनाया जाता, डिमार्केशन को खत्म नहीं किया बिल्कुल, इसीलिए हमने एक उपाय निकाला है। बीडी मिश्रा जी, क्या इसको हम युद्ध क्यों न माने? जब इतने हमारे सैनिक इसमें हताहत हुए हैं, उसको हुतात्मा हुए हैं, तो ऐसे में हम यहाँ युद्ध मानकर सेना को क्यों नहीं उतार सकते? आप सही कह रहे हैं, ये डेंजर इतना बड़ा हो गया है कि इसको युद्ध मानना पड़ेगा, और इसको युद्ध स्तर पर ही टैकल करना पड़ेगा। जितना बड़ा खतरा होगा उसको उतना ही तत्परता से टैकल करना पड़ेगा। और दूसरा, जहाँ तक आप सेना की बात कर रहे हैं और इनकी इन्विंसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी पूरे विश्व में जहाँ भी इस तरीके की इंसर्जेंसी हुई, इनके खिलाफ जब बिल्कुल स्ट्रांग कदम उठाए गए, युद्ध स्तर पर उठाए गए, तभी इनका सफाया हुआ। आप जानते होंगे कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कारगर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रहा है जो अपोज किए स्टेट को, वो LTT था, और वो LTT भी आज ख़त्म है। मैं काफ़ी दिन पहले गया था श्रीलंका, वहाँ के आर्मी ने हमारा स्पॉन्सर किया था विज़िट। आज श्रीलंका सबसे पीसफुल कंट्री है, लेकिन कैसे वो पीसफुल हुआ? क्योंकि उसको LTT को टैकल करने वाले लोग डिटरमिन्ड थे। उन्होंने पूरा डिप्लॉयमेंट अपने आर्म फोर्सेस का किया,
पुलिस उनके साथ कंपोजिट एक्शन में थी और उसको युद्ध स्तर पर ही टैकल किया और टैकल हो गया। मैं ये समझता हूं कि ये कंपोजिट एक्शन होना चाहिए, इसमें कंपोजिट फोर्सेस होना चाहिए, कमांड यूनिफाइड होना चाहिए, इंटेलिजेंस यूनिफाइड होना चाहिए, लीडरशिप उसमें स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि आपने भी जिक्र किया पंजाब का, पंजाब में जो लीडरशिप उस वक्त थी मिस्टर KPS गिल की, बड़ी ही सशक्त थी, बड़े डिटर्मिन्ड आदमी थे। और जब ये होगा तभी होगा। आज ज़रूरत यह है कि हर स्टेज पर, चाहे वो डिप्लॉयमेंट हो, चाहे ट्रुप्स हो, चाहे वहाँ पर कमांड कंट्रोल हो, इंटेलिजेंस हो, सर्विलेंस हो, डेवलपमेंट हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सबको एक तरीके से रीसेट करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, लीडरशिप प्रोवाइड करना पड़ेगा और तभी यह टैकल होगा। इसमें जितना ही देरी होगी उतना ही आपकी लागत बढ़ेगी, उतना ही आपकी कैजुअलिटी बढ़ेंगी और उतना ही देर लगेगा इसको ख़त्म करने के लिए, उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो ये होना चाहिए। बहुत देर हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि बियॉन्ड इसके मैं समझता हूँ कि बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव एक्शन रहेगा। बिल्कुल। कैसे ये डर फैला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और जानकारी आपके सामने। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली वारदात में 25 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पिछले 5 साल में नक्सली हिंसा की 5,960 घटनाएं हुई हैं। इनमें 1221 नागरिक, 455 सुरक्षाकर्मी और 581 नक्सली मारे गए हैं। नोटबंदी के बाद माना जा रहा था कि नक्सलियों की कमर टूट गई है, लेकिन सुकमा की घटना ने एक बार फिर नक्सल हिंसा को सुलगा दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की ग्राउंड इंटेलिजेंस कमजोर पड़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय से जानकारी मिली है कि साल 2012 से 28 अक्टूबर 2017 तक नक्सली हिंसा के चलते देश में 91 टेलीफोन एक्सचेंज और टावर को निशाना बनाया गया। 23 स्कूल भी नक्सलियों के निशाने पर रहे। साल 2017 में 28 फरवरी तक 181 घटनाएं हुई हैं। इनमें 32 नागरिक मारे गए, 14 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, 33 नक्सली मारे गए। इस साल नक्सलियों ने 2 टेलीफोन एक्सचेंज और टावर को निशाना बनाया। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी, मुझे ये कहना है कि ये नक्सली लाल आतंक, सब माओवादी, सब विदेशी सोच के सब नक्सली, चाहे किसी प्रदेश के हो, दिल्ली की मीडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू के हो, सबके पूर्वज श्री राम को मानते हैं। श्री राम की विचारधारा मीडिया दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में लागू हो तो सब नक्सली इलाकों में माओवादी नक्सली घटनाएं समाप्त होती हैं। बाकी दूसरा तरीका यह है कि चीन व पाक ईसाई से पैसा खाने वाले मानवाधिकार व नक्सली समर्थक जिनका काम है देश को तोड़ना, जैसे विनायक सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कवर मिलता है, जिनको समर्थन मिलता है उन लोगों से जो देश विरोधी है। पॉल साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इनके पास पहले जुगाड़ू हथियार होते थे, लेकिन अब इनके पास तो चाइना के अत्याधुनिक हथियार है और पहुंचाने के लिए ISI जो पाकिस्तान की एजेंसी है, इससे लेकर तमाम और भी एंटी इंडिया जो फोर्सेस है ये भी लगी हुई है। आखिर जब इतने दूसरे देशों का भी हस्तक्षेप है, इनके पीछे वो देश है, तो हम क्यों नहीं युद्ध माने? पॉल साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपको, बिल्कुल आपने सही कहा। जब हमने शुरू में इसको डील करने गए, जब नक्सलबाड़ी का शुरू हुआ, तो उस वक्त इनका यही था, आवर चेयरमैन इज मौसी तंग, इंडियन डॉग्स गो बैक। उस वक्त पहला इनका स्लोगन ये होता, जगह जगह स्ट्रीट पे ये लिखा था, आवर चेयरमैन इज मौसी तंग, और आप जो है इंडियन डॉग्स गो बैक। अब देखिए कहाँ से, जैसे आपने बोला, कहाँ से इनको इसकी गाइडेंस मिलती है। उसके बाद एक बड़ी अच्छी लिटरेचर हमें मिल गया, जहाँ पे हमारे देश के साथ एक कंट्री ने ये लिखा कि हम इस तरीके से हिंदुस्तान को बिल्कुल स्टेट्स में स्प्लिट अप कर देंगे। ये भी इसके बाद हमें मिला। बिल्कुल। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक इनको इंडोक्ट्रिनेशन का ताल्लुक है, जहाँ तक इनको मदद की ताल्लुक है, तो इनको कोई कमी नहीं है।
फिर उसके बाद इतने ये लोग इंडोक्ट्रिनेटेड होते हैं, तो ये वहीं से जो एक्सटॉर्शन करते हैं, लोगों से रुपया लेते हैं, आने जाने वालों को, एक दो ऑफिसर्स को उन्होंने अबडक्ट कर लिया कोई दूसरे ऑफिसर्स से मल्टीनेशनल के, और उन्होंने पीछे पीछे जाकर करोड़ों रुपया उनको दे दिया। तो ये जो चीजें हैं ना, इससे सारा हफरा दफरी का माहौल पैदा हो गया। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जब तक आप एक नेशनल ग्रिड सिक्योरिटी का नहीं बनाते, जैसे मिश्रा साहब ने बताया है कि इसमें कंपोजिट की बजाय एटलीस्ट कंपोजिट एंड कोऑर्डिनेटेड इज मोर इंपॉर्टेंट। पंजाब में जब गिल साहब के साथ राइट हैंड के तौर पर आपने देखा है कि मैं रहा टेररिज्म में, तो हमारा सारा का सारा एरिया बड़ा सारे के सारे फोर्सेस कोऑर्डिनेटेड है। BSF, CRPF, ITB, सारी फोर्सेस थी, प्लस आर्मी की हेल्प। जब भी मुझे आउटर कार्डन की जरूरत होती थी, आर्मी इमीडिएटली आउटर कार्डन प्रोवाइड करती थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंपोजिट के साथ कोऑर्डिनेटेड थ्रस्ट जरूर चाहिए। यहाँ पे कंपोजिट तो है, यहाँ पे कुछ और बटालियन, ये क्या इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर मैंने एक दो से पूछा कि आपके ऑपरेशन कह जी ये हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर ऑपरेशन है, अब स्टैंडिंग ऑपरेशन तो है, उनको पता तेरी ACR कौन लिखता है, तेरा एनुअल कह रहे, वो कहते हैं जी एनुअल तो मेरा ऑपरेशनल तो यहाँ से लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली मेरा हेडक्वार्टर से लिखा जाता है, जिस बटालियन को मैं बिलोंग करता हूँ, जिस फोर्स को मैं बिलोंग करता हूँ। तो वो जो थ्रस्ट है ना, वो जो एक किस्म का यूनिटी ऑफ माइंड, वो नहीं रहती। मैं आपको इस सिलसिले में एक अर्ज करके फिर ख़त्म करता हूँ। ये एरिया टेरेन बड़ी गंदी है। अब टेरेन पंजाब में मैं बताऊँ, इसके साथ आइडेंटिकल ट्रेन कौन सी थी। पंजाब में एक एरिया है जिसको मंड एरिया कहा जाता है, जो दो रिवर्स के बीच है। उसमें जो सरकंडा है वो 8 से 10 फुट ऊंचा है, और उस सरकंडा के अंदर नीचे मार्श है। और ये टेररिस्ट क्या करते थे, अमृतसर में किया कमिट, कपूरथला में किया टेररिस्ट एक्ट, फरीदकोट में किया, और इमीडिएटली जाकर वो जाके सरकंडा के अंदर चले। हमने बहुत कोशिश की आर्मी के साथ, हमने ऊपर जाकर रैकी भी की, किंग एयरप्लेन में गए, हमसे कुछ नहीं बना। अल्टीमेटली ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई कि मंड के अंदर हम कुछ हेडक्वार्टर खड़े कर दें, देखा जाएगा। हेडक्वार्टर है जो जाके फैन आउट नहीं करेंगे, सिर्फ अपने को कार्डन करके आप बैठे। तो उससे इतना असर पड़ा, हमने 5-6 जगह पे आर्मी और BSF को लेकर वहां पे उनके हेडक्वार्टर बना दिए इनसाइड द मंड। उससे इतना असर हुआ कि इन लोगों को एक हफरा तफरी पहने शुरू हो गई कि ये तो अंदर बैठे, हालांकि वो ऑपरेशन में नहीं थे, उनके ऊपर अटैक होने तक बड़ी स्ट्रांग वो फोर्सेस बैठे थे। तो ये जो एरिया, एक दफ़ा ये कहा गया था कि अगर आर्मी हमें नहीं दी जा सकती इतनी लेवल पे, जगह जगह डिप्लॉयमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी में आर्मी को लगाना चाहिए कि नहीं, तो मैं तो समझता हूँ कि आर्मी के कुछ एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर या बटालियन हेडक्वार्टर, इफ नॉट ब्रिगेड भी हो सकते हैं, इस एरिया के अंदर बैठा दिया जाए। नहीं, देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर बार बार दंगे होते थे। हाँ जी। तो वहां पर ऐसे हेडक्वार्टर को प्लांट किया गया, वो अपनी ही एक्टिविटी करते हैं, लोकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उनकी वहां उपस्थिति भी एक खौफ देशद्रोहियों के मन में दर्ज करती है। सर एब्सोल्युटली, मुरादाबाद है और कई जगह है ऐसी जहां पर ये सारे प्रयोग हुए हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उनके अपने ही बैठे, उनको कोई काम में नहीं जाए, काम दूसरे लगे हुए हैं, उनकी प्रेजेंस जो है उससे ही बड़ा डोमिनेंट असर होता है। एक बात। दूसरी बात है कि इसमें जब हमने कहा कि आप भाई इसमें नेशनल काउंटर टेररिस्ट सेंटर बना दो, तो इन्होंने, क्योंकि उसमें है कि जब जाने ऑपरेशन इधर से नहीं पूछता, स्टेट के मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें पता है नेशनल एंटी काउंटर टेररिस्ट सेंटर है, उसको पता है कि कहाँ पे कितनी फोर्स भेजनी है, इमीडिएटली भेजेगा। लेकिन क्योंकि इसमें स्टेट्स ने ऑब्जेक्ट किया, वो नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ कि छोटी मोटी अमेंडमेंट करके या स्टेट को साथ लेकर एक दफ़ा ये फैसला कर दिया जाए कि जो ऑपरेशन है, ऑपरेशनल थ्रस्ट है, ये सेंटर की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड थ्रस्ट है, वो स्टेट उसको भेज दे। अब इसमें भी कई स्टेट हैं, कल बिल्कुल होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं 8 या 9 स्टेट जहाँ पे अफेक्टेड है टेररिज्म का, नक्सलाइट का, उनको बुला के बातचीत करो। अब बताइए वो बुलाएंगे, मैं भी समझता हूँ, अटेंड किया मैंने, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी एक ये कहेगा मेरी ये प्रॉब्लम है, दूसरा कहेगा ये प्रॉब्लम, तीसरी ये, फिर वो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं होती, एक जैसे दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी तीसरी जगह। बीडी मिश्रा जी, क्या सरकारों का नक्सलवादियों के प्रति, इस मूवमेंट के प्रति, माओवादियों के प्रति कोई स्पष्ट नजरिया ना होना ये भी कारण है? क्योंकि वहां पर जो राजनीतिक वोट है, वहां पर आने वाला, उससे उस क्षेत्र से आने वाला जो नेता है, MLA है, MP है, उसका रुख, और जो एक सिंपैथी की बात पहले नक्सलवादियों के प्रति की जाती थी कि ये आम व्यक्तियों का आंदोलन है, हालांकि अब तो रहा नहीं, अब तो स्पष्ट हो गया है कि ये तो आम व्यक्ति को ही लूटते हैं। ऐसे में सरकार या सरकारों का, राजनीतिक दलों का इनके प्रति स्पष्ट नजरिया ना होना भी एक कारण है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टेट के विद इन स्टेट किसी गवर्नमेंट का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट है जिस वजह से ये टैकल नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब सेंटर में और स्टेट में डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट्स होती हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। लेकिन अब तमाम और जगहों पर सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट एक ही पार्टी की है, तो यह प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों एक ही हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं कंपोजिट अप्रोच की, तो उसमें दो चीजें इनहेरेंट होती हैं। पहला इंटीग्रेटेड कमांड और दूसरा यूनिफाइड कमांड। कहीं भी अगर इंटीग्रेटेड कमांड नहीं है, यूनिफाइड कमांड नहीं है, तो वो काम नहीं कर सकता है क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में पुल पुश होते हैं। तो ये इनहेरेंट है, और इनहेरेंट इसलिए है कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी यूनिफाइड होना चाहिए एंड सेंट्रली कंट्रोल्ड होना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि टोटल 8000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इस एरिया में आज के दिन में कई ट्राई जंक्शंस हैं जहाँ पर झारखंड, आंध्र प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ ये मिलते हैं। तो ये जितनी एरिया हैं, इसमें जब ऑपरेशन होता है कहीं लार्ज स्केल, तो ये फ्लश आउट हो जाते हैं, मेल्ट अवे हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये ऐसे स्पॉट्स हैं, इसको स्टॉप लगाने पड़ेंगे इस पर। और ये बहुत ही करेक्ट है कि अगर ऐसी एरिया में डिप्लॉयमेंट हो बटालियन साइज फोर्सेस का, क्योंकि उससे कम में 5000 6000, क्योंकि मैंने श्रीलंका में सबने देखा होगा, वहाँ पर एक ब्रिगेड पोजीशन थी मुलायतीऊ में, और उसको एलटीटी ने अटैक करके ओवररन कर दिया था। तो ये जितने आतंकवादी हैं या जितने ये नक्सलाइट हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल सपोर्ट काफ़ी विस्तृत होता है। तो कम से कम लेकिन अब मुझे लगता है बीडी मिश्रा जी, इसमें थोड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि अब तक तो ये गरीबों की बात करते थे, अब उन्हीं को लूटते, उन्हीं को बंधक बनाते, उनके बच्चों को स्कूल नहीं बनने देते, उनके पास जाने के लिए, नदी पार करने के लिए ब्रिज नहीं बनने देते, वहां पर सुविधा नहीं पहुंचने देते। तो ये गरीबों का आंदोलन है। ये जो पहला एक सद्भावना होती थी, वो अब मुझे लगता है कि ब्लैकमेलिंग और डर के कारण होगी। लेकिन सद्भावना और डर ये दोनों पैरेलल चलते हैं। हाँ। अगर डर बहुत ज्यादा है तो कोई बोल नहीं पाएगा, और अगर सद्भावना है तो सपोर्ट होगा ऑटोमेटिक। मैं समझता हूं कि डर के वजह से भी इनको सपोर्ट मिलता है। एट द पॉइंट ऑफ गन कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आवश्यक। और दूसरी बात एक मैं और कहना चाहता हूं, इनका इतना दिनों से जो कंट्रोल हो गया एरिया पर, ये डोमिनेट कर रहे हैं। इनकी कैंगरू कोर्ट्स हैं, इनका कलेक्शन है, डिफरेंट अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट में अभी जो टैक्स है पब्लिक सर्वेंट पर, वो 24% से लेकर के 12% घटा दिया है, क्योंकि शायद वहां पर अभी लोग और जागरूक हो गए हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि इनका वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और इस वेस्टेड इंटरेस्ट का एंजॉयमेंट ये करते हैं, और इसलिए इसमें से जो डिजर्टर्स हैं वो बहुत कम होते हैं। और एक चीज़ मैं और, इनका जो इंटरनल सिस्टम है ये बहुत ही मिक्स्ड अप है, प्रोमिस्कुअस है, और इस वजह से भी यूथ अट्रैक्ट हो जाता है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, ये इनके यहाँ तमाम लेडी कार्डर्स भी हैं, और ये एक लेडी कार्डर एक जेंट कार्डर को इनका अपॉइंट होता है, ये आज एलपी ड्यूटी पर हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये इनको होल्ड कर रही है, बेस्ट इंटरेस्ट डेवलप हो गया। लेकिन आपकी इस बात के साथ मैं ये भी जोड़ दूं बीडी मिश्रा जी कि ये भी कंप्लेंट आ रही है कि जो लेडी कैडर है उनका जो शोषण हो रहा है, बल्कि उनका अत्याचार उन पर हो रहा है, इससे भी वहां विद्रोह हो रहा है। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो भी लेडी कैडर आ रहे हैं, कुछ तो ये जो फोर्स रिक्रूटमेंट है उसके वजह से आते हैं, और फोर्स रिक्रूटमेंट तमाम जगह होता है। मैं आपको फिर एग्जांपल दूंगा एलटीटी का। एलटीटी ने भी फोर्स रिक्रूटमेंट किया है, हर घर से एक होना चाहिए, जबकि वो काफ़ी अनपॉपुलर हो गए थे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें अभी कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए कि ये फौज नहीं जाएगी, यही जाएगी, बिल्कुल ये कॉम्पोजिट होना। बिल्कुल। और इसलिए हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, बिंदास बोल जाए।
के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास पोल देख रहे हो और आप बिंदास में आज हम मुद्दा लेकर आए, लाल आतंक का खात्मा करो। एक बार शुरुआत करके इसका खात्मा कर दो, इस समस्या का अंत कर दो। आखिर कब तक हम अपने जवानों के अंत यात्राओं में आंसू बहाते रहेंगे? क्यों तक, कब तक हम उनको हुतात्मा बनते देखते रहेंगे? और इसलिए आज की बिंदास में दो अति विशेष विशेषज्ञों के जानकारी के साथ हम आपके सामने कई मुद्दे लेकर आए हैं। जो सुकमा हमला अभी हुआ उसकी क्या पूरी जानकारी है, एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। सुकमा में 3500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। इस जिले के 75% से ज्यादा इलाकों में घने जंगल हैं। सुकमा का भेजी गांव नक्सली हमलों के लिए कुख्यात है। भारत के 10 राज्यों के 106 जिले इस वक्त नक्सलवाद से पीड़ित हैं। साल 2005 से लेकर 19 मार्च 2017 तक नक्सली हमलों में 2976 नागरिक मारे गए हैं। साल 1999 से साल 2015 तक देश में 25,000 से ज्यादा नक्सली हमले हुए हैं। नक्सलियों ने वसूली को अपना मुख्य धंधा बनाया हुआ है। वसूली का सालाना कारोबार सैकड़ों करोड़ रुपयों का है। वसूली के पैसों के जरिए ही ये लोग आधुनिक हथियार खरीदते हैं। नक्सली हर साल 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली करते हैं। नक्सली ठेकेदारों, कारोबारियों और कॉरपोरेट हाउसों से भी उगाही करते हैं। और केवल कारपोरेट हाउस ही नहीं तो कुछ मीडिया हाउस भी इनका समर्थन करते। बीडी मिश्रा जी, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट भी है और कुछ ऐसे मीडिया वाले भी है जो इनको गरीबों की सेना, गरीबों के मसीहा या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो इनका समर्थन करे। आप जेएनयू देखिए, जेएनयू में भी तमाम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इनको मॉरल सपोर्ट देते हैं। वहां पर जब एक बार सीआरपीएफ वालों को एम्बुश हुआ था तो वहां पर जश्न मनाया गया था, और वहां पर जब ये लोग आते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले वहां उतर जाते हैं। और जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं उनकी आप बात कर रहे थे, तो मैं कह ही रहा हूं, मीडिया वाले भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मीडिया आज एक ऐसा स्तंभ है जो कि हर जगह फैल गया है, अच्छाई में भी और कहीं ना कहीं और साइड पर भी, बीमारी में भी। तो यह तो है। लेकिन कहना यह चाहता हूं कि अभी ये जो लक्ष्मण रेखा है कि यह डिप्लॉय होंगे या डिप्लॉय नहीं होंगे, उसके आगे ये मामला बढ़ गया है। अब सिर के ऊपर से पानी जा रहा है। पॉल साहब की मीडिया वाले भी भाई प्रतिक्रिया चाहता हूं, फिर आगे बढ़ते। क्योंकि देखिए जैसे मानवाधिकार वाले कवर करते हैं ना इन लोगों को बचाव में, वैसे कुछ मीडिया वाले भी इनके लिए अप्रत्यक्ष रूप से जन भावनाओं को खिलवाड़ करते हैं। नहीं, सिर्फ इन्हीं को नहीं, मीडिया वाले तो जेएनके वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। मैं एक टीवी चैनल पर था, वहां पर एक मीडिया के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी कि यह पाकिस्तान की वजह से नहीं है। तो यह मीडिया की भी गाथा अगर गाई जाए तो शायद हम मुद्दे से हट जाएंगे। नहीं, मुद्दा पॉल साहब, क्या ऐसे लोगों को मीडिया के द्वारा कवर अप करना ये भी देशद्रोह नहीं है जो कि नक्सलवाद कर रहा है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल देशद्रोह है, बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल ये उसको फिलअप दे रहे हैं एक्टिविटीज़ को। हाँ। जिससे जहां हमारे जवान मार रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि एक दफ़ा इससे जब पहले इतना हुआ तो हमने एक कमेटी रिपोर्ट बनाई गई, वहाँ राम मोहन कमेटी रिपोर्ट थी। राम मोहन जी डीजी थे, उसके बाद रिटायर होने के बाद नक्सलवाद को डील करने के लिए राम मोहन कमेटी रिपोर्ट बनाई। राम मोहन कमेटी ने सारी चीज़ को टच किया। उन्होंने कहा कि देखिए वी आर ब्रेफ्ट ऑफ इंटेलिजेंस, उसको कैसे हमको इंटेलिजेंस लेना चाहिए। सर्टेन एरियाज़ हैं जिनको लिबरेटेड एरियाज़ ये कहते हैं, वहाँ कैसे डील करना चाहिए। सर्टेन एरियाज है जहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो क्या है। लैंग्वेज स्किल की बात हुई, सब चीज़ें बात हुई। बाद में उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई। राम मोहन कमेटी रिपोर्ट पड़ी हुई है। अब देखिए, आप कहते हैं इसके साथ साथ पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई, तो पुलिस रिफॉर्म के लिए बहुत एक बड़ा सेटअप दिया गया और स्टेट्स को भेज दिया गया।
स्टेट ने वो हम तो उसमें एक विशेष हम एक तो विशेष कैंपेन चलाने वाले आने वाले दिनों में, जो कि पुलिस रिफॉर्म पर ही रहेगा। कुछ तो मैं अर्ज यही कह रहा हूँ कि रिफॉर्म बिल्कुल हम उस पर आएंगे, लेकिन आज जो हमारा आई लाइक टू ऐड वन पॉइंट, जब रिफॉर्म की बात कही तो रिफॉर्म के जो कहा गया, पुलिस कमीशन ने भी लिखा, सब रिफॉर्म की बात हुई, तो स्टेट ने कहा छोड़ दो भाई, वो हमारे पे है, ये लॉ एंड ऑर्डर हमारा सब्जेक्ट है। हमारे एक साथी हैं, जैसे आपको मालूम है प्रकाश सिंह जी, हम वहाँ सुप्रीम कोर्ट से हमने ऑर्डर दिखाया कि ये तरीका होना चाहिए रिफॉर्म का, नहीं हुआ। हम फिर गए सुप्रीम कोर्ट के पास, भाई ये तो उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए स्टेट के साथ, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स ऑर्डर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी जिम्मेवारी है। मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप फंडामेंटल्स को नहीं समझते, कह देना कि सब फोर्स को भेज दो, ये भेज दो, वो, भैया फंडामेंटल समझिए, क्या वो फोर्सेस सारे के सारे एक्सेप्ट होंगी? क्या स्टेट्स, एक स्टेट अफेक्टेड है वो एकदम एक्सेप्ट कर लेगी, 2 दिन के बाद कहेगी नहीं जी आपने, जैसे एक बात क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात आ जाएगी, नहीं 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 यहाँ पे तो हमको ऐसे नहीं, हमारा तो वोट बैंक खराब है, ले जाइए। यही बात होती रही नॉर्थ ईस्ट में भी। जब हम थ्रस्ट देते थे तो जब वो बिल्कुल नीचे हो जाते थे तो उसी वक्त हाँ जी पीस टॉक शुरू हो जाती है। वो पीस टॉक में वो अपने आप को दोबारा से रीएक्टिवेट करते रहे, रीऑर्गेनाइज कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात है, कोऑर्डिनेटेड थ्रस्ट की बात है, इंटेलिजेंस की बात है, लोकल स्किल्स की बात है, लोकल डेवलपमेंट की बात है, और साथ साथ एरिया के अंदर रहने की बात है, ये सारी चीज़ें यकमुश्त होकर एक इकट्ठा होकर सोचना चाहिए। ये कभी भी आप देख लीजिए, जब तक आप करते हैं एक दफा दो तो आपका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, एक के बाद और इसलिए एक बार आखिरी धक्का देने की जरूरत है। बीडी मिश्रा जी, क्या इसका टाइमिंग भी बड़ा पॉलिटिकलाइज है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी का जो जीत का एग्जिट पोल आया, उसके बाद आप समर्थक माने जाते हैं नक्सली, और ये आरोप लगा कि इसलिए ये हमला किया गया कि यहाँ के जश्न को ज़्यादा मनाने की छूट बीजेपी को ना मिले। मैं राजनीति का दखल इन सब चीज़ों में होता है। मैं आपको एक कोट करना चाहता हूँ। आर्मी के बहुत बड़े चिंतक और एक बहुत बड़े सफल ऑफिसर थे जनरल एस.के. सिन्हा। गवर्नर थे, एम्बेसडर थे नेपाल में, और बहुत ही पहुँचे हुए आदमी थे, बड़ी ही उनकी नॉलेज थी। वो जब गवर्नर थे आसाम में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और मैंने पढ़ा है कि जब वहाँ पर इलेक्शन आने वाले थे तो बोडोलैंड का प्रॉब्लम इतना बड़ा था, तो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर बोडो वालों को पैसे दे दिए, और इसलिए पैसे दिए कि उनको इलेक्शन में मदद होगी। यह उन्होंने लिखा है, यह मैं अपने तरफ से नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक पार्टी का नाम लिखा है और उसमें चीफ मिनिस्टर का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम इसके ऊपर नहीं उठेंगे, और आपने पुलिस रिफॉर्म की बात की, पुलिस का काम पुलिसिंग है, पुलिस का काम काउंटर टेररिज्म नहीं है, और न कर सकते हैं, न वो ट्रेंड हैं। लेकिन पुलिस के ऐसे भी दस्ते हैं जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, जिनको इंटीग्रेट सक्सेसफुली, यूजफुली, एडवांटेजियसली किया जा सकता है इस पूरे ऑपरेशन में। तो ये होना चाहिए। लेकिन अपने जगह पे यह बात है कि हिंदुस्तान में जब कोई भी मामला आता है, चाहे वो देश के बिल्कुल हित के खिलाफ हो, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो खड़े हो जाएंगे और वो ऐसी आवाज़ उठाएंगे जो कि देश के हित में नहीं है। फारूक अब्दुल्ला एक एग्जाम्पल है। उसको राजनेता भी कैसे कहे? ये तो हमारी लोकतंत्र की मजबूरी है कि ऐसे लोग कई बार मुख्यमंत्री बन गए और उनके 6% वोट पर पार्लियामेंट में बैठे हैं इसमें, और उसको पूरा मैनेज किया गया। मेरे मोहतरम वक्ता ने सिन्हा साहब को कोट किया है। अब देखिए, बैकग्राउंड देखनी चाहिए कि सिन्हा साहब की बैकग्राउंड क्या थी, उनको क्यों नहीं बनाया गया था जनरल, उनको निकाला क्यों गया था, किस गवर्नमेंट ने उसको निकाला, किस पार्टी ने निकाला, बाद में वो गवर्नर बन गए। तो जो इंक्लाइंड रेफरेंसेस होती हैं वो भी राजनीतिक, इसका वो राजनीति के साथ इंक्लाइंड रेफरेंसेस, और इसलिए उस दखल की बात मैंने अब तक 3 बार इस शो में की। हम जरा कारणों पे नजर डालते हैं। देखिए कारण आपके सामने। नक्सलियों को विदेशों से मदद मिलती है। भारत को कमजोर करने के लिए हमारे कई पड़ोसी देश हमेशा से काम करते रहे हैं। चीन हमेशा नक्सलियों का समर्थन करता रहा है। नक्सलियों के लिए चीन से हथियार आते रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के भी नक्सलियों को हथियार देने के सबूत सामने आए हैं। भारत में कई तथाकथित पत्रकार और बुद्धिजीवी नक्सलियों के समर्थक हैं। कई विश्वविद्यालयों में नक्सली प्रोफेसर पाए गए हैं।
ये नक्सली प्रोफेसर इन नक्सलियों को वैचारिक समर्थन देते हैं और इनके लिए धन उगाहते हैं। जैसे ही पुलिस या सेना नक्सलियों का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही ये लोग शोर मचाने लगते हैं। नक्सलवादी आदिवासी क्षेत्रों में हुए विकास से घबराए। केंद्र और प्रदेश सरकारों ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य को गति दी है। विकास कार्य अब उन क्षेत्रों में भी पहुंचने लगा है जहां कभी कोई सरकारी काम हुआ ही नहीं। ऐसे में नक्सली घबराने लगे हैं कि इससे उनका समर्थन घटेगा। आदिवासियों का समर्थन खोते नक्सली। आदिवासियों को नक्सलियों ने भारत में होते विकास से काट कर रखा है। अभी भी ये आदिवासी दुनिया से कटे हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आदिवासी लोग दुनिया और भारत को समझ रहे हैं। इससे आदिवासियों में नक्सलियों के खिलाफ बगावत होने लगी है। अब लोग नक्सलियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आधुनिक हथियारों और आधुनिक नीति का प्रयोग करते नक्सली। पुलिस और खुफिया विभाग को इस बात की जानकारी तक नहीं मिल पाई कि 300 नक्सली सीआरपीएफ पर हमला करने के लिए मूव कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि अब की बार नक्सलियों ने बड़े ही शातिर तरीके से हमले को अंजाम दिया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर हेलो, मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे जवान और हमारी देश की मिलिट्री जो है, जब सर वो जगती है तो ही हम चैन से सो पाते हैं। अब जब हमारे जो रक्षक हैं, जब वो ही सर सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारी सुरक्षा गारंटी कौन लेगा? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद, मैं केटी पांडे झांसी से बोल रहा हूँ। बोलिए। नक्सलवाड़ी से एक व्यक्ति कानून सान्याल निकला था, जो जिसकी अपनी एक विचारधारा थी कि अंतिम व्यक्ति को न्याय चाहिए, और वो पुलिस और प्रशासन का दुश्मन था। लेकिन बाद में उसके साथ उसकी विचारधारा खत्म हो गई, उसकी विचारधारा को मार दिया गया और उसकी फौज में नक्सल ये देशद्रोही और आतंकवादी शामिल हो गए। इनको माओवादियों का भी समर्थन मिल गया। जब श्रीलंका लिखते जैसे विचारधारा को खत्म कर सकता है, तो हम कभी करके इस नक्सली विचारधारा को क्यों नहीं खत्म कर सकते? बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं। और हाँ, ये बात जो अभी राजनीति का जिक्र हुआ, हम एक फिल्मी शॉट दिखाते हैं जिससे शायद इस बात की और स्पष्टता हो जाए। मिश्रा जी, ये जो माहौल इसमें दिखाया गया है, फिल्माया गया है, ये जमीन पर तो अब तक भी चलता आया है, लेकिन क्या अब ये इंटरनेट का बढ़ना, लोगों तक दुनिया की बाकी जानकारी जाना, ये इसको रोक नहीं पा रहा है? मैं पहले आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने जनरल एस.के. सिन्हा का जिक्र किया, और मैं जानता हूँ कि इंडियन आर्मी में अगर किसी के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ के साथ हुआ था, और उनको जो रैंक दी गई थी वो लाइफ लॉन्ग रैंक थी, लेकिन उनको राजनीतिक कारणों की वजह से उनको वहाँ से ऑफिस भी यहाँ साउथ ब्लॉक में नहीं मिला, चले गए। जनरल सिन्हा की पर्सनैलिटी मैं समझता हूँ कि कमेंट करने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने JNK के गवर्नर के टाइम का उन्होंने जो एक पैराग्राफ लिखा है उसमें गुलाम नबी आज़ाद की जिक्र की है और उनकी जिक्र पॉजिटिव की है। तो मैं समझता हूँ कि यह बात कहना कि यह जनरल सिन्हा चूँकि उनको जनरल नहीं बनाया गया था इसलिए वो किसी के खिलाफ लिखेंगे, मैं समझता हूँ थोड़ा जाती है उनके साथ थोड़ा जाती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि समस्या क्यों नहीं सॉल्व हो रही है। देखिए, हर समस्या का एक प्रोपोर्शन होता है, इंटेंसिटी होती है, वॉल्यूम होता है, और उसके हर समस्या के डायमेंशन होते हैं। उस समस्या को अगर आप उसी वॉल्यूम, उसी इंटेंसिटी, उसी डायमेंशन और उसी तरीके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा। अगर आप एक समस्या को लिप सर्विस देंगे तो नहीं होगा। हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ में आए दिन एम्बुश होते हैं, कभी 60 मरे, कभी 25 मरे, कभी 50 मरे। ये राम मोहन जी बड़े कैपेबल अफसर हैं, हमारी उनकी मुलाकात थी, वो अभी भी टेलीविज़न पर आए थे, अब जिक्र कर रहे थे कि हमारी रिपोर्ट तो बस्ता खामोशी में है, वो बड़ी ही पीड़ा से कह रहे थे। बिल्कुल। तो इसके माने ये है कि अगर हम कारगर कदम नहीं उठाएंगे और उसी डायमेंशन से नहीं उठाएंगे जिससे समस्या है, तो ये प्रॉब्लम होगा। अगर ये वार समस्या है तो वार फुटिंग पर टैकल होगी। अगर वो तो है, इसको तो वार फुटिंग मानना ही चाहिए। नहीं हो रहा है आज, वार फुटिंग तो मानना ही चाहिए। बिल्कुल। परिणाम देखते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो क्या होगा, देखिए। नक्सली हमले में जवानों के शहीद होने से नक्सली मजबूत होने लगेंगे।
नक्सली कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुके हैं। इनमें पुलिस के जवानों से लेकर कई बड़ी राजनीतिक हत्याओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन नक्सलियों पर कोई बड़ी कार्रवाई तक नहीं हुई। ऐसे में नक्सलियों के हौसले बढ़ने लगे हैं। नक्सलियों को वैचारिक समर्थन देने वाले सरकार और तंत्र में बने रहेंगे। नक्सलियों को कई लोग पहले से वैचारिक और तथ्यात्मक समर्थन देते रहे हैं। ये लोग भारत के तंत्र में अभी भी बने हुए हैं। इससे नक्सलियों के खिलाफ बनने वाली नीति आसानी से नक्सलियों के पास पहुंच जाती है। इससे नक्सली पहले ही अपने आप को बदलने लगते हैं। भारत के आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाएगा। भारत के आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने सड़क और स्कूल खोलने की कई योजनाएं शुरू की हैं। इससे कई सड़कें तेजी से और आधुनिक तरीके से बन रही हैं। कई स्कूल खुल रहे हैं। अब नक्सली इससे घबराने लगे हैं। विदेशों से भारत को तोड़ने की साजिश होती रहेगी। भारत को संगठित होते कोई नहीं देखना चाहता। पहले तो अंग्रेज भी भारत को असंगठित छोड़कर चले गए, लेकिन जब भारत संगठित हुआ तो कई देशों को डर सताने लगा कि अब भारत मजबूत हो जाएगा। ऐसे में ये देश भारत के अलगाववादियों को हमेशा आर्थिक रूप से समर्थन करते रहे हैं। सैनिकों की शहादत बेकार जाती रहेगी। ये कोई नया नहीं है कि नक्सलियों ने सेना और पुलिस के जवानों की हत्या की हो। पहले भी नक्सली हत्याओं को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन सरकारों ने नक्सलियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। क्यों बौखला है अब इस वक्त नक्सली, देखिए। आखिर नक्सली क्यों बौखलाए हुए हैं? क्यों सेना और पुलिस के जवानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं? क्या नक्सली सरकार की विकास योजनाओं से घबराए हुए हैं? क्या नक्सलियों को अब लोकल सपोर्ट खत्म हो गया है? जी हां, छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवानों पर हुआ जानलेवा हमला पिछले 1.5 महीने में दूसरा बड़ा हमला है। इस हमले से नक्सलियों का इरादा साफ हो गया है। वो क्षेत्र में विकास कार्य नहीं चाहते। वहां तेजी से हो रहे सड़क निर्माण से नक्सली सहमे हुए हैं। नक्सलियों को एहसास हो गया है कि जिले के विकास कार्य उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियां अभी भी समझने की कोशिश कर रही हैं कि कहां क्या भूल हुई कि नक्सली जवानों पर भारी पड़ गए। सूत्रों ने पहले ही संकेत दिया था कि सुरक्षा बल जिस क्षेत्र में चल रहे हैं वहां मौत का जाल बिछा हुआ है, जिसे नक्सली गतिविधियों का मुख्यालय माना जाता है। गृह मंत्रालय में कार्यरत वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने बताया कि पिछले सालों में सुकमा में कई जगहों पर सड़क निर्माण हुआ है। इन सड़क निर्माणों के कार्यों को नक्सली अपने लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। सुकमा में चल रहे सड़क निर्माण में सीआरपीएफ की बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि नक्सली सीआरपीएफ जवानों को अपना निशाना बनाते आ रहे हैं। नक्सली भाग गए हैं कि सड़क निर्माण के चलते वहां लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे नक्सलियों का प्रभाव कम होगा। गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, बंगाल और मध्य प्रदेश के नक्सली प्रभावित 44 जिलों में 5412 किलोमीटर सड़क निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार की इस परियोजना की सफलता को देखते हुए नक्सली खुद का कद छोटा होता हुआ देख रहे हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम शहीदों के परिवारों का क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि उनकी बातों को सुने बगैर हम किसी बात को खत्म नहीं कर सकते। गर्व तो है, कोई चोरी डकैती में नहीं मारा गया, देश के लिए मारा गया है। लेकिन उन देशवासियों से मैं कहता हूं, अगर मेरी आवाज सुन सके तो, कि आखिर इन्हें मारने से उन्हें क्या मिला। चौड़ा हो गया है मेरा भाई शहीद हुआ है, देश के लिए अच्छा काम करके गया है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे। यहाँ मोदी सरकार से, चाहे वहाँ पे जो भी हैं प्रधानमंत्री जो भी होंगे, उनसे मैं अपील करूँगा कि इसका जवाब चाहिए हम लोगों को, और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ ले कमांडो बनाओ मम्मी, कमांडो बनाओ मम्मी, कमांडो लिख के गया उका हमारे फोटो पर कमांडो लिख के गलवा बेटवा के आज बेटवा शहीद हो गलवा के अब कैसे हम बेटवा भी ना राम भैया। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया, तो फायर करने के बाद हम लोग फायर करने के बाद हम लोग भी खुद फायर करने लगे। फिर फायर करते करते एडवांस कर रहे हैं, हम फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उनका ज़्यादा तो तादाद आदमी थे,
घेरने का चक्कर में थे, इसलिए हम लोग फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चोट लगा है तो उनको थोड़ा हमारे जैसे चोट लगा है तो बोल रहा है हमको जाने के लिए, बाकी फायर कर रहे हैं। तो आपके सामने भागे कि नहीं भागे? उससे मूवमेंट जारी था, फायरिंग जारी थी? हम जब फायरिंग कर रहे थे हमारे पास नहीं था, फिर वो भाग गए। उसके बाद फिर पीछे साइड से फायर करे। अचानक हुआ, इस वजह से नुकसान ज्यादा हुआ? हाँ, अचानक बस। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। मेरे भी चोट लगी हुई कमर में और घुटने में, मशीन गन मेरे कमर में लग गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा मेरे में। तो ये नॉर्मल रूटीन सर्चिंग था या कोई इन्फॉर्मेशन पे आप लोग निकले? नहीं, सूचना हमारे पास कुछ नहीं, सूचना यही थी कि हमारे को सड़क निर्माण का काम कराना है। बाकी आरोपी हमने लगाया हुआ था, आरोपी पे अटैक हुआ है। दोनों अतिथियों के पास चलते हैं, 10-10 सेकंड में फाइनल उपाय क्या हो सकते हैं? बीडी मिश्रा जी। मैं समझता हूं कि इस पर कॉम्पोजिट एक्शन होना चाहिए, हर फ्रंट पर एक्शन होना चाहिए और ट्रुप्स को, एफिशिएंट ट्रुप्स को, वेल ट्रेन ट्रुप्स को मिक्स करके वहां डिप्लॉय करना चाहिए। वहां पर कैंटोनमेंट्स बनने चाहिए, छोटे छोटे बटालियन साइज के कैंटोनमेंट्स एरिया में, और फैलाव होना चाहिए। 8000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है, उसमें अगर 4 से 5 बटालियन कैंटोनमेंट बन जाएंगे तो उनका जो एक सैनिटाइजिंग इफेक्ट होता है वो रहेगा, उनसे एफिशिएंसी मिलेगी और उनसे ऑपरेशन में मैं समझता हूं काफी सक्सेस मिलेगी। सिंह साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये ड्राइंग रूम डिस्कशंस की बात नहीं है, क्योंकि कौल साहब का हुआ तो उन्होंने अनटोल्ड स्टोरी लिख दी। जनरल साहब के साथ कोई ऐसी बात नहीं मैंने कही। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एलिगेशन, वो पार्टी ने पैसा दिया, ये पार्टी पैसा, यही से हम लूज करते हैं। हमें इस वक्त जो थ्रस्ट देना है, दैट थ्रस्ट इज यूनिफाइड ट्रस्ट। सब आदमियों को, ये सब पार्टियों को सोचना चाहिए। बिल्कुल, सबको सोचकर एक दिशा में जाना चाहिए और एक दिशा इनके खात्मे की होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये खात्मा नहीं करेंगे तो हम कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जी रोड बनाई है इसलिए रिएक्शन है। आज रोड का होगा, कल किसी और चीज का होगा। बिल्कुल, तो अरे हमको करना हमारा देश है और हम हमारे नागरिकों के लिए कुछ भी वहां सुविधा लाए, उसको विरोध करने वाले ये होते कौन है? खास करके जो देश के संविधान के, देश के शासन के, देश के जनता के और देश भावना के विरोध में। और इसलिए ऐसे लालतन का और ऐसे लालतन के नाम पर चलने वाले विचारों के राजनीतिक दलों को भी जवाब देना चाहिए, उनको नेताओं को भी पूछना चाहिए कि आखिर ये समर्थनीय कैसे। और इसलिए इसका हमेशा के लिए खात्मा करो, उसके लिए इसको युद्ध घोषित करो, सेना लगाओ। यह आज का बिंदास बोल का हमारा आग्रह है और हमने जो प्रतिक्रिया अब तक देखी है, देश इस भावना के साथ है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।